हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे एलपीजी क्या है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये क्या है। 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आया था। ये क्या है? न्यू आर्थिक नीति क्या था, इसके बारे में समझेंगे। और यह इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और यह मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये आइए समझते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो विदेशी कंपनियों को भारत के व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि शुरुआती दौर में जब पुर्तगाली व्यापार करने आया था, या डच हो या अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो, तो भारत में व्यापार के साथ साथ भारत में राजनीति में भी घुस गया वो लोग, और घुस कर पूरे भारत पर शासन करने लगा हो और पूरी तरह गुलाम बना दिया। ये उसी से भारत सरकार डर गई कि अगर कंपनी को छूट दे देंगे तो फिर वही घटना दोबारा घट सकती है, इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, भुगतान संतुलन संकट आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गया और आयात नहीं कर पा रहा था कहीं से भी। 1947 के बाद पहली बार भुगतान संतुलन भारत में हुआ था, जिससे भारत में भुखमरी, बहुत सारे इसमें बीमारी, हर चीज़ का यहाँ संकट हो गया था। और सरकार बनी तो तरह तरह के लुभावने चीज़ जनता को देने लगी कि मैं आपके लिए वो करूँगा, मैं आपके लिए ये करूँगा, और इसी तरह से पूरे भारत बर्बाद हो गया था उस समय। और 1991 में मात्र 15 दिन के लिए पैसा बचा था जिससे आयात किया जा सकता था। न भारत को किसी यानी कि अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो, किसी से अच्छा संबंध भी नहीं था। और उधर से यानी कि पूरी तरह ब्रिटेन वाला सब बना दिया था क्या, गुलाम इसको, भारत को। तो करे तो क्या करे। और नेता लोग अपने मंच से भाषण करके लुभावना चीज़ प्रसारित करके जनता कम पढ़ा लिखा उस बातों में चंगों में फंस कर और उसके वादों को यानी कि पूरा नहीं कर पाया और पूरी तरह अपना राजकोषीय यानी कि राजकोष से भर लिया हो, जिससे क्राइसिस बहुत उत्पन्न हो गया। ये समझ गए। और भारत लास्ट में जाकर सोना गिरवी रखना पड़ा। आपको आगे बताएंगे, आइए समझते हैं। यही होता है न्यू आर्थिक पॉलिसी है, 1991 में आया था ये। देखिए इसका कहानी बताएंगे। देखिए, आज़ादी के बाद भारत की स्थिति अति गंभीर अवस्था में था। ये उस समय भुगतान संतुलन संकट बीओपी से भारत गुजर रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, यानी कि कम पैसा था जिससे आयात नहीं कर पा रही थी भारत सरकार। 1980-83 में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारत का निर्यात पूरी तरह प्रभावित हुआ। और 1989-90 में जो व्यापार घाटा था भारत का 54,000 करोड़ रुपया था। 54,000 करोड़ व्यापार घाटा, यानी कि दूसरे देश से आ रहा है और इधर से कम जा रहा है, वही व्यापार घाटा होता है। समझ गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये समस्या है। तब जाके जो 1988 में IMF ने अर्थव्यवस्था में बदलाव की राय दी भारत सरकार को, जिस समय राजीव गांधी की सरकार था, और राय दिया। राजीव गांधी तो मान लिए, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द में जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, बोले कि नहीं नहीं, फिर से वही दोबारा पुराना कहानी दोहरा लेगा ये सब, तो मना कर दिया, जिससे सरकार नहीं मानी। उसके बाद और स्थिति, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। सरकार को न अमेरिका से ज़्यादातर और न ही अन्य पूंजी वाले शक्तियों के साथ अच्छे संबंध थे। सोवियत संघ से था, तो भारतीय माल का सबसे बड़ा निर्यातक था सोवियत संघ, यानी कि रूस अभी भी बोला जाता है। लेकिन फिर भी 1957 के बाद 1987 के बाद सोवियत संघ टूटने को चलाया, राजनीतिक स्थिरता हो गई वहाँ पे और कमज़ोर होने लगी, जिससे 1991 में पूरी तरह वह टूट गया और उसका विघटन हो गया। जैसे 5 सेंट्रल एशिया का देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उधर रसिया हो गया, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब मिलकर 15 भाग में टूट गया। यूक्रेन वाला जो हमला चल रहा है वो सब मिलकर टूट गया ये सब, और भारत के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, जिससे पूरी तरह बर्बाद हो गई भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ का। और उसके बाद सरकार की और नीति, जैसे में इसके अलावा इतने घोटाले हो रहे थे उस समय। बोफोर्स घोटाला, ये था क्या, 1986 में बोफोर्स घोटाला आया था, जैसे में स्वीडन और भारत के बीच हथियार का था, उसमें बहुत पैसा का घोटाला हुआ था। ये सब था अस्थिरता को बर्बाद, यानी कि भारत सरकार को बर्बाद करने के लिए ये सब। शाहबानो केस, जैसे में शाहबानो आपको बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। 1932 में एक महिला का शादी इंदौर में निकाह हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद अहमद खान से, और शादी के जिसमें 5 बच्चे हुए, और शादी के 14 साल के बाद वो आदमी इसको तलाक दे रहा है, महिला को, शाहबानो को। और 1978 में वो महिला 62 साल की थी। शाहबानो की
तलाक हो गया और वो जो अहमद खान था दोबारा शादी कर लिया, उस पर जो कानून बन गया बाद में सुप्रीम कोर्ट दोहराते हुए उसका एक्ट आर्टिकल 125 था, उस पर कानून बन गया, उसका द मुस्लिम वीमन एक्ट 1986 था, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स था ये 1986। इस पर भी पूरी भारत अस्थिरता में आ गई और भारत में राजनीतिक अस्थिरता गंभीर बन गई, जिससे सरकार के साथ साथ पूरी आर्थिक व्यवस्था ही चौपट हो गई। 1989 में राजीव गांधी सरकार का हार का सामना करना पड़ा इसी के चलते, समझ गए, और उद्योग धंधे पूरी तरह चौपट हो गए भारत में, समझ गए। यही होता है, उद्योग धंधे पूरे चौपट हो गए, प्रलोभन सरकार का ये नीतिगत जो नीति था वो चेंज नहीं कर पाया, जिसके कारण ये पूरी तरह अर्थव्यवस्था धंस गई। इसका मुख्य कारण था सरकार की लुभावना नीति। सरकार मंच से बोलेगा तरह तरह के आपके लिए मैं बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, सब कुछ फ्री कर दूंगा। फ्री का चीज़ बहुत बेकार होता है। 1975 में जनता के लिए लुभावनी योजना, जिससे खर्च और बढ़ गया। लाइसेंस राज था, यानी कि कोई भी काम करना होगा तो लाइसेंस, यानी कि कुछ भी काम, बटन भी बनाइएगा, कपड़ा भी सिलिएगा तो लाइसेंस लेना जरूरी था उस समय बंद अर्थव्यवस्था था। आरक्षण नियम था, यानी आरक्षण नियम वो होता है जिसमें पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को नहीं घुसने दिया जाता है, वो होता है आरक्षण नियम था। पब्लिक सेक्टर उद्योग में सरकार द्वारा किसी भी चीज़ में मूल्य निर्धारण नहीं था, एमएसपी नहीं था उस समय कि इतना सामान बेच सके जिससे सरकार को फ़ायदा हो सके, पब्लिक को भी फायदा हो। लगातार घोटाला हो रहा था, आम जनता परेशान हो गया था। एलपीजी नियम नहीं आया था उस समय। अब आगे देखिए, 1990 में चंद्रशेखर की सरकार बनी। मात्र 7 दिन का आयात के लिए पैसा था उसमें, मात्र 7 दिन के लिए, समझ रहे, 7 दिन के लिए। और आरबीआई के गवर्नर था एस वेंकटरमन। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे उस समय, कौन थे? मनमोहन सिंह बने थे। यही है, यही मेन हीरो है। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, 1990 के दशक में ये था, समझ गए। 1990 में चंद्रशेखर सरकार सत्ता में आई थी। इस समय भारत भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत के पास केवल 7 दिन का आयात का बिल चुकाने का पैसा था, समझ गए। जिस समय आरबीआई के गवर्नर था आर एस वेंकटरमन, पीएम के सलाहकार थे मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। तब जाके क्या हुआ कि एस वेंकटरमन पीएम को सलाह दिए कि सोना गिरवी रख दीजिए, सोना गिरवी नहीं रखेंगे तो ये बहुत भारी समस्या हो सकती है ये। तो पीएम चंद्रशेखर ने अनुमति दे दिया और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, वो राजी हो गए। तो 20,000 केजी, तो समझे, 20,000 केजी सोना जो गिरवी रखा था स्विट्जरलैंड सरकार के पास, 20,000 केजी, समझे। उसके बाद इतना राहत काफ़ी नहीं था, भारत का जनसंख्या बहुत था, समझ गए। इसको चलाने के लिए बहुत पैसा जरूरी होता था। तो 20,000 केजी सोना रखा गया स्विट्जरलैंड के सरकार के पास। फिर 47,000 केजी इंग्लैंड और जापान के बैंक में रखा गया। ये भी पर्याप्त नहीं था, ये भी ज़्यादा नहीं था, जिससे 1100 करोड़ भारत को मिला। लेकिन कितना दिन चलेगा ये? देखिए, 20,000 केजी सोना रखा गया स्विट्जरलैंड के सरकार के पास, 47,000 केजी जापान और इंग्लैंड के बैंक में, 11,000 करोड़ मिला उस समय। 1100 करोड़ कर लीजिएगा, 1100 करोड़ मिला ये, मुझे। और क्या था उस समय घटना हो गया, जो सद्दाम हुसैन था इराक के, वो कुवैत पर कब्जा कर लिया, जो कि तेल का निर्यातक देश था वो, और कब्जा कर लिया। उसमें खाड़ी युद्ध चलने लगा। अमेरिका इराक पर हमले की तैयारी करने लगा, अमेरिका इराक पर तैयारी करने लगा हमले का। और भारत पर और संकट बढ़ गया, क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, नेता लोग पैदल चलेंगे, गाड़ी तो चाहिए उनके लिए। तो बुझिए कि भारत का जो 500 करोड़ का खर्च अब 1200 करोड़ खर्च करना पड़ रहा था, 500 करोड़ के खर्च के बदले में, जिससे भारत की स्थिति और दयनीय हो गई। तब जाके भारत आईएमएफ के पास पहुंचा, जिसमें ज़्यादातर वोटिंग अमेरिका का होता है। अगर अमेरिका मान गया तो समझिए कि आईएमएफ मान गया है वो। तो अमेरिका शर्त रख दिया कि फाइटर प्लेन को भारत में उतारना होगा और वहाँ पर फ्यूल भरने दिया जाए। तो क्या जिसके पास परिस्थिति होता है तो वो तो कुछ ना कुछ करता ज़रूर है। तो भारत ने शर्त माना और मुंबई में अपना फ्यूल भरने को दे दिया वो। तब जाके आईएमएफ ने भारत को 1 अरब 3 करोड़ रुपया भारत को दिया। फिर भी सोना गिरवी रखना पड़ रहा था, लगातार सोना। और क्या हुआ कि लगातार जब सोना गिरवी रखना पड़ रहा था तो बिना कैबिनेट के पास करके, यानी कि बिना कैबिनेट के बताया ही
लगातार सोना गिरवी रखने के चक्कर में इधर अभी के समय जैसा मीडिया थोड़ी था, उस समय समाचार था, लोगों को पता नहीं चलता था, तो बिना कैबिनेट के बैठक के ही लोगों से छुपा कर सोना को मीडिया के यानी कि सोना को बेचा जा रहा था, यानी गिरवी रखना पड़ रहा था। इधर मीडिया को पता अचानक चल गया, लोगों को पता चल गया। इसके बाद चंद्रशेखर का सरकार गिर गया। चंद्रशेखर का सरकार गिर गया तो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बन गई और सत्ता में आ गई। इस समय भारत की आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए कई बड़े बड़े फैसले लिए गए और उस समय मनमोहन सिंह को पूरी तरह छूट दे दिया गया। मनमोहन सिंह को पूरी तरह छूट दे दिया गया। देखिए, लेकिन आखिरकार पता चल गया सरकार पब्लिक और मीडिया को, पीएम चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, उद्योग मंत्री नरसिम्हा राव ही बने थे ये। और मनमोहन सिंह ने सलाह दिया एलपीजी नियम लाने के लिए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। रुपये का अवमूल्यन कराया गया क्योंकि रुपये का घटाया गया। मिश्रित समाजवादी से मिश्रित पूंजीवादी की ओर जाना, बाजार मूल्य पर आना होगा दुनिया को जैसा, ये मनमोहन सिंह क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अपना सलाह पूरी तरह दे दिए ये। और भी देखिए आगे, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी आना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट राज्य को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट लोगों को ही देना पड़ेगा। कोई लाइसेंस राज्य को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि लाइसेंस देने, देखिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो लाइसेंस की क्या ज़रूरत है। लाइसेंस उसको सरकार बाद में बहाल करके अपना लाइसेंस हटा दे, और क्योंकि पब्लिक भी काम करेगी तो सरकार को फ़ायदा होगा, टैक्स देगा उसके बदले में। अगर उस समय कोई भी काम करते भी थे तो लाइसेंस लेना पड़ता था। सीयू बनाने, भले सीयू क्यों नहीं बना रहे हैं आप, तो लाइसेंस राज का ख़त्म करना होगा जिससे हर कोई आगे आए, और पूरी छूट मनमोहन सिंह को दे दिया गया जिससे बहुत पैमाने पर वो काम किए। समझ गए। 1991 में सरकार के पास मात्र 15 दिन के लिए पैसे बचे थे, फिर भी भारत सरकार ने अपनी नीति बदली और नई आर्थिक नीति लाई। उस समय 3 सुधार किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यही होता है एलपीजी नियम है ये। अब आगे देखिए, और भी बहुत कुछ है, तो जिसमें और भी कुछ समझ लीजिए। जैसे में एलपीजी नियम लाकर, और उस समय जो कहा जाता है 1991 का राव और मनमोहन सिंह का सुधार, इसको बोलते हैं राव और मनमोहन सिंह, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और पूरी तरह अपने दोनों आदमी क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये, मनमोहन सिंह का थोड़ा जानकारी आपको दे देंगे और नरसिम्हा राव का भी थोड़ा जानकारी दे देंगे आपको। तो अपने पढ़े लिखे लोग हैं तो अपना रणनीति बनाकर दुनिया के देशों में घूमे, हर जगह घूम घूम के अपना वो सब कुछ समझने लगे, और बाद में एक ऐसी स्थिति में किसी को प्रधानमंत्री बना देना, समझ रहे हैं कि कितना गर्व की बात है। और अपना उस सब यानी कि धैर्य न खोना, मेंटेन करके भारत सरकार को आगे ले जाना। इसीलिए देखिए विपक्ष वाले भी लोग मनमोहन सिंह को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से उबर कर आगे ले आए हैं इसको। तो यही होता है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण होता है ये। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं और भी। उदारीकरण क्या होता है ये, लिबरलाइजेशन क्या होता है, निजी एवं विदेशी कंपनियों को छूट देना ही उदारीकरण होता है। और ये नियम लगा तो दुनिया के जितना भी कंपनी था, छोटे से बड़े, भारत में आना शुरू कर दिया गया। और भारत में आना शुरू हो गया तो भारत की आर्थिक स्थिति और भी बढ़ने लगी और प्रतिस्पर्धा हो गया, क्योंकि भारत में वो कंपनी आया तो भारत के लोग भी उसका कंपनी में शामिल होकर कुछ कुछ सीखने लगे और खुद से अपना कंपनी खोल दिए। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो गया वो। और भी बहुत सारे, जैसे में हीरो होंडा कंपनी से लेके एलजी तेलजी, जितना भी कंपनी था, बड़े बड़े कंपनी भारत में पहुंचना शुरू कर दिया गया। समझ गए। देखिए, सरकारी एकाधिकार को समाप्त करना, लाइसेंस राज्य को ख़त्म करना, व्यापार के कानून को सुलभ बनाना जिससे हर कोई व्यापार कर सके, यानी कि सुलभ बना दिया गया कि आप आइए हमारे देश में, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कीजिए और काम कीजिए, जिससे उस समय आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी। यही होता है उदारीकरण होता है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्र के कंपनियों को शामिल करना, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, जो कि अंतरिक्ष वाला परमाणु ऊर्जा, ये सब को छोड़कर बाकी निजी कंपनियों को शामिल कर लिया गया उसमें निजीकरण। तथा हजारों हजार कंपनी भारत में आ गए जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और भी आगे बढ़ने लगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा। समझ गए। लाइसेंस राज खत्म हो गया, जनता को विकल्प देने लगा, निर्यात ही बढ़ने लगा। जो यहाँ से निर्यात नहीं होता था, निर्यात ही बढ़ने लगा। पैसा का अवमूल्यन करा दिया गया था, तो जो यहाँ से भेजिए वहाँ से आए कम, यहाँ से भेजिए ज़्यादा। इस तरह सरकार की नीति था, मनमोहन सिंह का दिमाग का उपज था।
वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति देना ही वैश्वीकरण होता है, जिससे एफडीआई आ सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो यही है आपका एलपीजी नियम। इस तरह भारत को आगे बढ़ने में ये लोग सहायता किए थे। जैसे मैं मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। 1932 में इनका जन्म हुआ था, 1932 में, और पंजाब में इनका जन्म हुआ था। पंजाब में ही 1948 में मैट्रिक पास किए। 1957 में इकोनॉमिक्स से फर्स्ट क्लास किए थे, बीए, और 1962 में ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डी फिल किए थे ये। 1972 में वित्त मंत्री में आर्थिक सलाहकार थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे ये। वित्त मंत्रालय के सचिव थे ये। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके, ये पीएम के सलाहकार भी रह चुके, विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के चेयरमैन भी रह चुके। 1991 से लेकर 1996 तक ये अपना 1991 से लेकर 1996 तक अपना कार्य करते रहे और देश को आगे बढ़ा दिए ये। समझ गए? इनको बहुत सारा पुरस्कार, दुनिया भर में इनको पुरस्कार मिलना शुरू हो गया वो। तब जाकर 2004 में ये पीएम बने। 1987 में एग्जाम में पूछा गया है, 1987 में इनको पद्म विभूषण मिला है ये। समझ गए? एडम जो स्मिथ होता है, अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता है, एडम स्मिथ पुरस्कार इनको मिला गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ये। तो बहुत सारा इनके बारे में कहानी है, तो आप लोग गूगल खोल कर देखिएगा। जैसे मैं अब है पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के थे। इनका घर जो था, जन्म था करीमनगर। समझ गए? ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे हैं ये, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। इनको रुचि था संगीत, नाटक, फिल्म में भी था। तो ये दुनिया में भी गए थे, देश के वो यानी कि विश्व के कोने कोने में जाकर घूमे कि यहाँ के जो रणनीति है कैसे है, उबारा कैसे जाता है। ऐसे बहुत सारा देश है, देशों में घूम घूम कर आर्थिक स्थिति सुधारने की विधि भी, ये बहुत जानकारी वाले व्यक्ति थे मनमोहन सिंह और ये दोनों। और दोनों वही पहलू से देश को बढ़ाने के लिए काम किए और वो सफल हो गया ये एलपीजी नियम। तो यही होता है एलपीजी नियम, जिससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं और मेंस में इसी तरह आप लिख सकते हैं ये बना करिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।